आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। तो अगर मैं बात करूं व्यतिकरण की घटना के बारे में, तो प्रकाश का वह गुण है जब एक ही आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में और एक ही दिशा में गति करते हैं, दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के कारण उनकी कुल ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण हो जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, यानी व्यतिकरण बोलते हैं। अब बात करते हैं तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पे समझिए कि अगर मैं बात करूं दो या दो से अधिक समान प्रकार के तरंगे एक माध्यम से एक साथ संचरित हैं, तब माध्यम में किसी कण का परिणामी विस्थापन जो होगा ना, वो कण के इंडिविजुअल यानी एक एक के विस्थापन का क्या होगा, परिणामी के बराबर होगा। अब इसको हम आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे व्यतिकरण, फिर से वही सेम चीज आ गई। जब हमारे पास एक ही आवृत्ति की दो तरंगे किसी एक दिशा में जाती हैं, तो क्या होता है, जहां पे मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, जहां पे मिलेंगी वहां पे जो इनकी तीव्रता, अगर मान लेते हैं इसकी तीव्रता I1 है, इसकी तीव्रता क्या I2 है, तो यहाँ पे तीव्रता या तो दोनों से ज्यादा या दोनों से कम या कुछ भी हो सकती है, यानी तीव्रता इनकी बदल जाएगी। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यतिकरण बोलते हैं। आइए बात करते हैं व्यतिकरण के प्रकार। हमारे पास दो तरीके के व्यतिकरण होते हैं। एक हमारा होता है समपोषी व्यतिकरण, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा समपोषी व्यतिकरण, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक जो है ए तरंग, ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, द्वितीयक तरंग है और हमारे एक प्रथम तरंग है। जब ये दोनों मिलती हैं तो जो हमारा परिणामी तरंग आता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। यहाँ देखिए ए और ए, अब जब इनका परिणामी जो तरंग होगा वो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये इनकी कला में डिफरेंस 0 है, यानी एक साथ चल रही है, इसलिए क्या होगा, इनका परिणामी बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, यानी इनकी, अब देखिए जहां मिल रही हैं, इनकी प्रकाश तीव्रता क्या हो रही है, दोनों की तीव्रता से ज्यादा हो जा रही है। उन बिंदुओं पर व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जबकि हमारा, अगर मैं बात करूं विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रथम तरंग हमारे पास ये है, दूसरी तरंग के बीच की जो कला का अंतर है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, इनके बीच का। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमारे 180 डिग्री की कला में इनके 180 डिग्री का अंतर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कुल परिणामी हो जा रहा है वो शून्य हो जा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया व्यतिकरण की घटना में जिन दो बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, तो अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। अब बात करते हैं, जितना इसका आयाम था उतना ही इसका आयाम था, इसलिए क्या हो, कुल व्यतिकरण हमारा, कुल हमारा इसकी तीव्रता क्या आ गई, 0 आ गई। बट अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो अलग अलग तरंगों का समीकरण दिया गया हो और हमें निकालना हो कि उनका कुल आयाम कितना होगा, कुल उसकी तीव्रता कितनी होगी, तो इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला दिया गया है, हमारे पास पहला y1 पहले तरंग का समीकरण दिया गया है। a1 क्या है, पहले तरंग का आयाम है। इसका इक्वेशन होता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा हो गया A2, इसका आयाम A2 है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, यानी इनकी जो कला में जो डिफरेंस है वो कितना है, फाई का है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जो इनका इक्वेशन हो क्या होगा, y1 प्लस y2 के बराबर होगा। यानी इसका हम लोग सदिश के तरीके से इनका हम जोड़ करेंगे और हमारे पास जो परिणामी इक्वेशन आएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। यहाँ देखने वाली बात है, जो हमारा a होगा ना, वो होगा इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2
कॉस फाई। ये कैसे होता समझिए, अगर मैं बात करूं पहला जो हमारा इक्वेशन है उसका आयाम a1 है और दूसरे के आयाम में हमारा a2 है, तो इनके बीच के जो कला का डिफरेंस वो क्या है, फाई है। अगर इसमें से इसको घटाते क्या आएगा, फाई आएगा, तो जो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी a हो जाएगा, पहले का स्क्वायर यानी वेक्टर सम लेंगे, सदिश सम a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के बराबर होगा। ये तो हमारा हो गया परिणामी आयाम। अब बात करते हैं परिणामी तीव्रता के बारे में। अब समझिए गए, कहानी बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे हमारा tan थीटा होगा वो इसके बराबर होगा। कैसे होगा आप एक बार देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया a2, इनके बीच कितना कोण है, फाई है, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट a। तो समझिए अगर मैं इसको, ये हमारे पास थीटा हो गया, तो अगर मैं बात करूं इसको मैं इधर लेके जाऊं, क्योंकि वेक्टर को हम उसके समांतर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी तो कोण हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा ना, क्योंकि a1 और a2 के बीच कितना कोण है, थीटा है। तो अब अगर इसका मैं वो लेता हूँ, घटक लेता हूँ, वेक्टर घटक, तो इधर हमारा क्या होगा, a2 cos थीटा हो जाएगा, इधर हमारा क्या होगा a2 sin थीटा। तो इस जो है इस समकोण त्रिभुज के अगर बारे में बात करें, देखें तो यहाँ पे क्या होगा हमारा tan थीटा जो होगा, सॉरी ये फाई है ना हमारा, ये तो फाई है। एक बार इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, हमारा फाई है, देखिए क्योंकि a1 और a2 के बीच कितना कोण है, फाई है, रिजल्टेंट यानी जो परिणामी आ रहा है उसमें और a1 वेक्टर के बीच कोण थीटा है, ये पूरा हमारा फाई है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा पूरा क्या फाई है। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो हमारा जो है ए कोण, ये समकोण त्रिभुज क्या होगा हमारा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा a2 sin फाई अपान बेस कितना हो गया हमारा, आधार यानी a1 प्लस a2 cos फाई। तो यहाँ देखिए थीटा हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स a2 sin फाई अपान a1 प्लस a2 cos फाई के बराबर, यहाँ पे फाई होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके तीव्रता के बारे में। देखिए जो हमारा इंटेंसिटी होती है वो होती है एम्पलीट्यूड का यानी आयाम के स्क्वायर के बराबर, ये इनके बीच संबंध होता है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो I1 होगा वो किसके होगा, a1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, I2 जो होगा वो क्या होगा, a2 यानी दूसरे वाले आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास देखिए जो परिणामी आयाम आया था उसमें रख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ रिजल्टेंट लिख सकता हूँ रूट ऑफ आई इंटेंसिटी, क्योंकि देखिए जो हमारा आयाम है ना, आयाम किसके होता है, इंटेंसिटी के रूट के बराबर, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, आयाम के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आयाम क्या होगा, इंटेंसिटी के रूट के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। अब रूट में क्या हमारे पास आया है, देखिए यहाँ पे अगर मैं रूट की बात करूँ, इसको मैं चाहूँ तो ऊपर लिख दूँ, आइए नेक्स्ट में ही लिख देता हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे पास जो परिणामी आयाम आया था वो आया था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो अंडर रूट में था। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रूट आई, अंदर रूट में क्या आएगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस 2 इसका रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos फाई। अब यहाँ देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा तीव्रता, कुल तीव्रता जो आएगी वो आएगी किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, परिणामी तीव्रता आ गई। अब बात करते हैं संतोषी व्यतिकरण के लिए। अगर मैं संपोषी, ध्यान रखिएगा, संतोषी नहीं, संपोषी व्यतिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास इसका मान अधिकतम होना चाहिए, तीव्रता का मान अधिकतम होना चाहिए। तो क्या होगा हमारा, किसके बराबर आ रहा है हमारा, ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। इसका मान अगर मुझे अधिकतम चाहिए तो cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, 0 पे हो गया, 2 पाई पे हो गया ना। अगर मैं बात करूं 1 कब होगा, 0 पे होगा, और कितने पे होगा हमारा, 2 पाई पे होगा। cos फाई की वैल्यू अधिकतम किस पे होती है, 0, 2 पाई, 4 पाई, या हम इसको जनरल बोल सकते हैं 2m पाई। m की वैल्यू क्या होगी, x,
इंटीजर नंबर, यानी m की वैल्यू 0 1 2 3 4, इस तरीके से जो हमारा कुल आयाम कुल हमारी तीव्रता जो आएगी I1 I2 प्लस रूट ऑफ I1 I2, cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब ये क्या हो गया, I हमारा हो जाएगा, एक्चुअली हमारा है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा हो गया संपोषी तीव्रता। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो हमारा तीव्रता का इक्वेशन आ गया वो आ गया I इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं बात करूं कि उसके लिए जो हमारे पास कालांतर जो है, कालांतर फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 2 5 4 5, इस तरीके से हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्थात संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक क्या है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणज होना चाहिए, अर्थात तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतरण है। देखिए, अगर हमारे पास 2 पाई का कलांतर है तो जो पथ का अंतर होगा वो वेवलेंथ के बराबर होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो पथ में अंतर है अपान लिम्डा ए बराबर होता है कलांतर में, कलांतर अपान 2 पाई के बराबर होता है। ये संबंध हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। अब बात करते हैं अधिकतम क्या होगा हमारा, I अधिकतम हमारा हो जाएगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, जिसको हमने अभी देखा था। पर यहाँ पे देखने वाली बात है, यही I अधिकतम किसके बराबर हो जाएगा, I अधिकतम हमारा हो जाएगा मैक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं ये बराबर होगा K टाइम्स A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो आयाम के, तीव्रता हमारा आयाम के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर हमारी बात करूं तीव्रता के, तो क्या होता है तीव्रता का फार्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2, हमारा रूट में होता है cos फाई। हमें इसके लिए क्या चाहिए, cos की वैल्यू मिनिमम चाहिए, मतलब -1 चाहिए। तो -1 किस पे होता है, फाई इक्वल टू हमारा किस पे होगा 3 पाई बाई 2 पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना होगा पाई 3 पाई 5 पाई, इन सब पे क्या होता है cos फाई की वैल्यू -1 होती है। इसके लिए जो हमारा कुल तीव्रता आएगी वो किसके बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस, अब यहाँ पे 2 रूट ऑफ I1 I2, अब इसकी वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो तीव्रता आएगी कुल वो आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट ऑफ I1 I2। तो यहाँ से जो हमारी तीव्रता आ गई वो आ गई I1 प्लस I2 का, सॉरी यहाँ पे I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा I1 माइनस I2 के होल स्क्वायर के बराबर आएगी, इतनी हमारी तीव्रता आएगी। पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसके लिए जो हमारा फाई होना चाहिए वो 2 पाई -1 के, यानी इसके बराबर होना चाहिए। अब ये कैसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि हमने अभी देखा कि जो कलांतर होना चाहिए हमारा वो पाई 3 पाई 5 पाई, इन सब के क्या हो इस तरीके से पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखा गया, अगर m की वैल्यू आप 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे फाई आ जाएगा, कितनी फाई आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, फाई की वैल्यू 3 पाई आ गया। इस तरीके जनरल हमने बना दिया कि फाई अगर इस फॉर्म में होगा तो हमारा उस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण होगा। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि यहाँ पे पथ का अंतर कितना होगा, तो हमें एक फार्मूला पता है, अभी हमने देखा था, यानी हमारे पास कलांतर अपान 2 पाई इक्वल टू होता है पथांतर, यानी पथ का अंतर अपान लिम्डा। इसमें कितना कलांतर है, पाई है, पाई अपान 2 पाई किसके बराबर होगा हमारा डेल्टा, इसको x भी बोल सकते हो, पथ का अंतर डेल्टा x अपान क्या लिम्डा। तो यहाँ देखिए तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया डेल्टा x इक्वल टू आ गया लिम्डा बाई 2, यानी जो पथ का अंतर होगा वो लिम्डा बाई 2 हो जाएगा, 3 लिम्डा बाई 2 हो जाएगा, 5 लिम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर इस तरीके का जो है पथांतर होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारा कलांतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए, यानी पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, और जो पथ का अंतर होना चाहिए वो लिम्डा बाई 2 3 लिम्डा बाई 2 5 लिम्डा बाई 2 7 लिम्डा बाई 2 होना चाहिए, का विषम गुणज होना चाहिए। अब बात करते हैं
अगर बात करें न्यूनतम जो हमारे पास तीव्रता आएगी वो इतना इसके बराबर आएगी, हमने देख लिया था। और अगर मैं बात करूं आई न्यूनतम को हम लोग इस तरीके से एम्पलीट्यूड यानी आयाम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, हमने देखा था कि आई मैक्स को जब हमने आयाम के फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखा था, के यहाँ पे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिखा गया था। और आई मिनिमम यानी विनाशी के लिए क्या हो गया हमारा, के a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के लिए एक हमारे पास फार्मूला होगा, क्या हो गया हमारे पास, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमारे लिए जरूरी है, याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं इसमें हमारे पास, ये तो सारी चीजें हमारी हो गई। अब बात करते हैं कला संबंध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए जरूरी है कि जो हमारे दोनों तरंगे हैं उनका आवृत्ति समान होना चाहिए। अगर बात करते हैं एक प्रकाश स्रोत जिसमें निकलने वाले तरंगों का बीच कलांतर स्थिर हो यानी समय के साथ बदले ना, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। हम दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत को पर्दे के सामने रखकर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि जो स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है, अतः पर्दे पर किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता भी लगातार बदलती रहती है। कभी पर्दे पर तीव्र प्रकाश होता है तो कभी अंधेरा होता है, क्योंकि कलांतर चेंज हो रहा है। यानी कभी हमारे पास पाई आ जाएगा, कभी 2 पाई आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी तो हमारे पास ज़्यादा तीव्रता आ जाएगी, पाई आ जाएगा तीव्रता कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखें, जो आंखदृष्ट आंखें हैं, वो समझ नहीं पाती हैं, इस कारण से नहीं देख पाती। आंखों के पर्दे पर तीव्रता एक जैसी प्रतीत होती है, अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देता है। अतः यह कहा जा सकता है कि दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण संभव नहीं है। यानी सिर्फ हम एक स्रोत से हम व्यतिकरण पा सकते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी अगर व्यतिकरण करवाना हो तो क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक चीज तो उनका कलांतर समय के साथ ना बदले, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है वो समय के साथ नियत रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यतिकरण प्रतिरूप अस्थायी नहीं होता। बात करें दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो तरंग की कलाओं में अंतर स्थिर नहीं होगा। अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम बराबर होने चाहिए। ध्यान रखिए, ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में। यदि ऐसा नहीं होता है तो अदीप्त फ्रिंजेस में भी प्रकाश का पर्याप्त तीव्रता रहेगी। अतः अच्छे, यानी अगर मैं बात करूं अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, ताकि अगर आयाम बराबर हैं जो मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम तीव्रता वो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों की तीव्रता बराबर हो जाए, सोचिए अगर I1 बराबर I2 बराबर I के हो जाएं तो क्या होगा, हमारा जो अधिकतम तीव्रता आएगी क्या हो जाएगी, I। तो हमारे पास अधिकतम जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर यानी I प्लस I का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया हमारे पास 4I। न्यूनतम कितना हो जाएगा, I मिनिमम कितना हो जाएगा, I माइनस I का होल स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। ये हमारे व्हाइट और ब्लैक स्पॉट दोनों अच्छे से दिखेंगे। प्रकाश स्रोत के मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिसमें दोनों तरंगार्ग एक ही दिशा में आकर्षित होकर फ्रिंज अधिक चौड़ी बनाएं। अब बात करते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। यंग का व्यतिकरण संबंधित द्विरेखा छिद्र प्रयोग, एक कैसे किया गया प्रयोग समझिए। यहाँ पे होता क्या, अगर मैं इस पूरे प्रयोग को इस तरीके से बताऊं तो हमारे पास पहले एक जगह से प्रकाश निकली, यहां से प्रकाश सोर्स हमारा निकल रहा है, या इसको इस तरीके से समझे, प्रकाश सोर्स हमारे पास आ रहा है कहीं से। हमने क्या किया, एक प्रकाश सोर्स से ही 2 प्रकाश सोर्स बना दिया। एक प्रकाश सोर्स हमारे पास था, इससे हमने क्या किया, 2 प्रकाश सोर्स बना दिया। अब यहां से जो प्रकाश निकलेगा, अगर इस पर्दे पे हमें पाना है तो यहां से जो प्रकाश किरणें अगर इस बिंदु पे मिल रही है, इतनी दूरी ये तय कर रहा है, उतनी ही दूरी एक कर रहा है, इनके बीच में क्या है, पथ का अंतर 0 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा अधिकतम तीव्रता मिलेगी। अब एक बिंदु और की बात करते हैं, इस बिंदु पे अगर मैं बात करूं, इस बिंदु पे जो इसका पाथ ज्यादा है उसका पाथ कम है। अगर इसके पाथ में यानी इनकी जो है
पथांतर में अगर अंतर जो है, पथ का अंतर जो है अगर लेमडा के बराबर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो गया, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता आई है और इसकी भी तीव्रता क्या आई है, आया आई नॉट बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 4I नॉट तीव्रता आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी 4I नॉट आएगी। अगर मैं एक और बिंदु के बारे में बात करूँ, यहाँ जहाँ पे पथ का अंतर कितना हो जाए λ/2, तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी यंग का व्यतिकरण संबंधित द्वि रेखा चित्र प्रयोग इस तरीके से किया गया है, जहां पे पथ का अंतर क्या है 0 है या लेमडा है या 2 लेमडा है, तो वहां पे दीप्त हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रकाश हमें तीव्रता मिल रही है। जहां पे λ/2 है वहां अदीप्त है, जहां λ/2 है वहां अदीप्त है, 3 λ/2 जहां है वहां अदीप्त है। अब बात करते हैं यंग के प्रयोग के सिद्धांत अथवा फ्रिंज के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज होता क्या है, एक वर्डी प्रकाश डाला गया, एक वर्डी प्रकाश यानी उनकी क्या है आवृत्ति फिक्स है, यहां से डाला गया। अब देखिए हमारे पास 2 सोर्स है यहां से यहां तक। अगर मैं बात करूं, यहां समझने वाली बात है कि इनके बीच की दूरी क्या है, d है। अब देखिए जितना रास्ता इसका है उतना ही रास्ता यहां से इसका है, इतने कितना दूसरा जो हमारा है वो इतना रास्ता ज्यादा पाया, ज्यादा इतना रास्ता तय किया। ये हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर लंबवत डाला गया, तो ये जो अगर ये d है, ये थीटा हमारा है, तो हमारा d साइन d cos थीटा होगा, और ये जो ज्यादातर दूरी जब तय की गई है वो क्या है d साइन थीटा। यानी जो पथ का अंतर है वो किसके बराबर है, इस दोनों प्रकाश अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ की दूरी होगी, पर इतना इसका पथ का अंतर है। तो अगर मैं बात करूँ S2P माइनस S1P ये किसके बराबर होगा हमारा, ये हमारा होगा d साइन थीटा के, ये ही हमारा पथ का अंतर है। अब देखो d साइन थीटा को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर मैं बात करूं यहां देखिए, अगर थीटा हमारा बहुत छोटा है, ये तो दूरी हमारी d है, अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए इस चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक उस तरीके से नहीं लिखा गया, बट मैं आपको यहाँ पे पीछे ही समझा दे रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा आसानी करने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं, अगर ये थीटा है तो ये भी कोण लगभग थीटा होगा। अगर मैं बात करूं टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x/d के। अगर बहुत छोटे एंगल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो हमारे पास पथ का अंतर है डेल्टा x, तो हमारा क्या डेल्टा x पथ का अंतर क्या होगा, d साइन थीटा लिखेंगे x/d, यानी हमारा डेल्टा x जो होगा वो होगा xd/d। अब यहां समझिएगा एक जरूरी चीज, वो तो हमारा x है ना। अब यहाँ पे अगर ये जो पथ का अंतर अगर ये हमारे किसके बराबर हो जाए, लेमडा के, 2 लेमडा के, तो अगर इस तरीके से कुछ आए, अगर मैं बोलता हूँ ये हमारे पथ का अंतर क्या है, n लेमडा के बराबर है, और n जो हमारा है 1 2 3 इस तरीके से, तो हमारा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा d λ/d इंटू n। 1 के लिए क्या होगा d λ/d, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, इस दूरी पे हमारे पास दीप्त पाया जाएगा। अगर 2 लेमडा हो गया तो वहां भी दीप्त पाया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। आई थिंक वही दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ देखिए अगर बात करें संतोषी वितरण के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो m लेमडा के बराबर होना चाहिए। m क्या होना चाहिए हमारा 0 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अगर मैं बात करूं दीप्त फ्रिंजेस के लिए जो xd/d है, जो हमारा जो पाथ का अंतर था जो d साइन थीटा था, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था ना, xd/d। ये किसके बराबर होना चाहिए, दीप्त के लिए बराबर होना चाहिए m लेमडा के। तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, m लेमडा d/d। ये तो हमने देखा था पीछे, d लेमडा/d था ना। तो अगर हमारे पास m कर देते तो क्या होता है, m लेमडा d/d हो जाता। ये हमारे अगर इतना पथ का अंतर है तो हमारे पास दीप्त पाया जाएगा। और यहीं पे समझने वाली बात है, अगर मैं अदीप्त के बारे में बात करूं तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो पथ का अंतर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 2m-1 इंटू λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं कि जो हमारा xd/d था वो किसके बराबर हो सकता है, 2m-1 λ/2। अगर इसके बराबर, इसका मतलब जो यहाँ पे x की जो भी दूरी आएगी 2m-1 λ/2 इंटू d/d, इस सभी दूरी पे अगर m की वैल्यू 1 होगी तो पहला अदीप्त पाया जाएगा, 2 होगी दूसरा अदीप्त पाया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अदीप्त फ्रिंजेस पाए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन। यहां पे
इस आर्टिकल को और अच्छे समझते हैं, बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो ये हमारा सारा पोर्शन था ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रकाश की किरणें का जो तरंगदैर्घ्य है उसके आसपास के रेंज का एक छिद्र बनाया जाए तो प्रकाश यहाँ जो निकलेंगे वो सीधी नहीं जाएंगी। जो प्रकाश यहाँ से टकराएगी वो कुछ ऐसे निकल जाएगी, जो प्रकाश यहाँ से कोने से टकराएगी वो ऐसे निकल जाएगी। इस तरीके से हमारे पास इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र, ध्यान रखिएगा पतला छिद्र होना चाहिए, अगर बड़ा छिद्र है तो प्रकाश का विवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, अथवा क्षीण अवरोध पर पड़ती है तो ये रेखा छिद्र या अवरोधक के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश किरणें के इस आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। अगर आपसे कभी बोला जाए इतना बड़ा होल है और ये हमारे पास दीवार है, जो प्रकाश किरणें आएंगी ना वो हमें यहीं दिखाई देंगे, बट अगर बहुत छोटा सा होल है तो क्या होगा, प्रकाश हर एक तरफ जाएगा। इसलिए दिखते हैं अगर घर में कहीं छोटा सा होल है ना, बहुत छोटा सा, तो वहां दिखता है कि प्रकाश आ रहा है, वो काफी दूर तक पड़ रहा है, वहां प्रकाश का विवर्तन होता है। आइए आगे बात करते हैं। अब विवर्तन के दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या हो गया, फ्रेनल विवर्तन। इसमें करते क्या है कि इसमें समझने वाली बात है कि एक हमारे पास सोर्स होता है, स्रोत जहां से प्रकाश किरणें निकलती हैं, और ये इस स्लिट से टकरा के क्या होती हैं, डिफ्रेक्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां समझने वाली बात है कि जब बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दे विवर्तक वस्तु से अधिक परंतु सीमित स्थान कुछ मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा किसी लेंस का प्रयोग न किया जाए तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तक प्रतिरूप को फ्रेनल विवर्तक प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए सीधी किरणें, संकीर्ण तार, शक्ति द्वारा विवर्तन, इस तरीके के उदाहरण हमारे पास फ्रेनल विवर्तन के। अब बात करते हैं दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। इसमें करते क्या है, जो हमारे पास डायग्राम दिया गया है मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि जब हमारे पास अनंत से प्रकाश स्रोत आ रहा हो तो यहाँ पे हम लेंस का उपयोग करके विवर्तन देखते हैं। पर यहाँ समझने वाली बात है कि अनंत से जो स्रोत आएगा वो समांतर आए, इसके लिए हम लोग एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे दो लेंस यूज करते हैं। समझिए हमारे पास एक पहले लेंस यूज करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे इसके फोकस दूरी पे एक रखते हैं प्रकाश स्रोत। यहाँ जो प्रकाश किरणें आएंगी वो क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, तो यानी ऐसे जाएंगे। अब इसका मतलब जो प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। अभी तो दिखेगा ना अनंत से आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये यूज कर लिया गया, और यहाँ जो प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं उससे फोकस तल पे, इसके फोकस तल पे एक रख देंगे पर्दा, और यहाँ प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, फोकस तल पे मिलेंगी। इस तरीके के विवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन। अब आगे बात करते हैं एकल झिल्ली अथवा रेखा छिद्रों के कारण प्रकाश का विवर्तन। रेखीय तंतु का लैंप विवर्तन प्रारूप। यहाँ समझने वाली बात है कि अगर विवर्तन ना हो तो हमारे पास ज्यादा स्पेस में लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ देखते हैं, अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल नैरो स्लिट, एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन की घटना को देखने के हेतु एक कांच की प्लेट लेते हैं जिसका एक ओर काला पेंट कर देते हैं। कांच का प्लेट जिस ओर काला पेंट है उस ओर कटर अथवा ब्लेड की सहायता से एक पतली रेखा खींच देते हैं जो रेखा छिद्रों की भांति कार्य करता है। समझिएगा, यानी बल्ब में बाकी सब काला रहेगा, एक जगह क्या रहेगा, इसको व्हाइट कर देंगे, यानी यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ से जो काला है उसको हटा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से काला हटा देंगे तो होगा क्या, अब यहाँ से क्या होगा, ये इसका जो यहाँ से प्रकाश का विवर्तन होगा। अब इस कांच के प्लेट के माध्यम से दूर स्थित जलते लैंप को देखते हैं तो हमें तंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन तंतु के साथ एक और चौड़ी चमकदार पट्टी दिखाई देती है। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे पास इस तरीके की लाइन मिलती है जहां हमें प्रकाश दिखता है, पर कुछ दूर अंधेरा कुछ दूर उजाला भी इसकी मदद से दिखता है। अब बात करते हैं ज्यामितीय व्यवस्था, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के बारे में। एकल झिल्ली अथवा
रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रारूप पर्दे पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्यामितीय व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका ये पूरा डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पे हमारे पास लेंस के फोकस पे रखा गया है हमारा सोर्स, जहाँ से प्रकाश निकला, ताकि ये अपवर्तन के पश्चात जो है समांतर हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है। तो देखिए, जो हमारा व्यतिकरण है और जो विवर्तन है, दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझते हैं। पहली चीज तो क्या है कि दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले प्रकाश तरंग का अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है, जबकि एक ही तरंगार्ग के बिंदुओं, विभिन्न बिंदुओं से आने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। बात करते हैं व्यतिकरण जो है हमारा, फ्रिंजेस की चौड़ाई समान होती है, हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती, जबकि इसमें क्या है, इसमें चौड़ाई, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई कभी भी समान नहीं हो सकती, कुछ इस तरीके से पाया जाता है। अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा भी था, अगर गोला होगा तो ऐसे होगा, अदरवाइज ऐसे होगा। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे दिखाया भी गया है अपना, जस्ट पीछे की बात करें, इस तरीके का हमारा यहाँ पे जो है विवर्तन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने मेन पेज पे आते हैं। अब बात करते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, जबकि इसमें क्या होती है, विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता लगातार घटती जाती है। तो ये हमारा अंतर है व्यतिकरण और विवर्तन में।